हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग पर हम क्या कोडिंग को किस किस टाइप से किया जा सकता है। क्या वो कोडिंग अल्फ़ाबेटिकली है, अल्फ़ाबेटिकली हो सकती है, न्यूमेरिकली हो सकती है, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक हो सकती है। तो कोडिंग जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक बोथ हमने देखा था। हमने थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया था कि क्या क्या हम उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आप इसको देखिएगा। और इसमें आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग पर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानिए, कोडिंग और डिकोडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो, NVS का हो, कोई भी LDC एग्ज़ाम हो, हमारा MTS का एग्ज़ाम हो, हमारा पुलिस का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी के अंदर रीजनिंग से में कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज Moint is written as 131591420. TOPS is written as 2015181619. Then we have to tell what is the code for GARBT, GARBT. ठीक है, तो उसने हमसे ये पूछा है कि GARBT के लिए क्या कोड होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। देखिए, इसने हमें दिया हुआ है MOINT और उसने हमें उसके लिए दिया है 135911420। देन उसने हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है टॉप्स, तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है 2015181619। ठीक है, और GARBT का उसने हमसे पूछा है कि इसके लिए क्या कोडिंग होगी। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद है, अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू याद है कि किस अल्फ़ाबेट के लिए हम क्या वैल्यू यूज़ करते हैं, तो आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि इसने कुछ नहीं किया है। इसने डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि M हमारा कौन से प्लेस पर आता है 13, तो 13 इज़ फॉर M, 15 इज़ फॉर O, 9 इज़ फॉर I, and 14 इज़ फॉर N, and 20 इज़ फॉर T। तो उसने सिर्फ क्या किया है कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं और उनकी जो पोजीशन वैल्यू है उसको उसने एज कोड यूज़ किया है। ऐसे देखिए TORPS का देख लेते हैं। T हमारा 20th प्लेस पर आता है, O हमारा 15th प्लेस पर आता है, R हमारा 18th प्लेस पर आता है, P हमारा 16th प्लेस पर आता है और S हमारा 19th प्लेस पर आता है। तो अब हम देखते हैं कि GARBT के लिए क्या होगा। तो G की पोजीशन है 7, A की पोजीशन है 1, R की पोजीशन है 18, B की पोजीशन है 2 एंड T की पोजीशन है 20। तो 7 1 1 8 2 2 0 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
तो आपने देखा कि उसने हमें वर्ड प्रोवाइड किया है, उसकी कोडिंग न्यूमेरिक में की है, और उसने कोडिंग के लिए क्या यूज़ किया है, उसने डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यू होती है, उनकी जो पोजीशन होती है, पोजीशनल वैल्यू को उसने यूज़ किया है एज इट इज़। तो हम भी एज इट इज़ उसकी पोजीशनल वैल्यू को यूज़ करेंगे और प्लेस कर देंगे, और हम फाइंड आउट कर देंगे अपना आंसर कि इसका आंसर होने वाला है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 711822 तो चलिए अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर था 711822। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन वैल्यू लिखी थी, उनको उसके अंदर कोड किया था। तो हम ऐसे ही अपने इसके लिए यूज़ करेंगे GRBT के लिए, और अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पोन्स इज रिटन एज 1615142019, गेटर इज रिटन एज 71200518, देन वट इज़ द कोड फॉर टेबल इन दैट कोड लैंग्वेज। पहले हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कोडिंग के लिए क्या पैटर्न यूज़ किया है, किस तरह से उसने उसको कोड किया है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए पी हमारा, चलिए हम इसको एक न्यू स्क्रीन पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए PONTS पोन्स 1615142019, then GATER getter 71200518, और उसने हमसे पूछा क्या है, टेबल। तो अब हम देखते हैं कि उसने कोडिंग के लिए क्या तरीका यूज़ किया है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी कोडिंग को देखते हैं, तो क्या इसको देखकर आप पता कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि भाई इसने सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर भी A to हमारे जो अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू है ना, उसी को प्लेस किया है। उसने हर अल्फ़ाबेट को उसकी वैल्यू प्रोवाइड करके उसको कोडिंग के अंदर यूज़ किया है। ऐसे ही देखिए G47 A41, A की वैल्यू 1 होती है, T 20th प्लेस पर आता है, E 5th प्लेस पर आता है, R 18th प्लेस पर आता है। और तो अब हम टेबल को कैसे कर देंगे, T के लिए हम यूज़ करते हैं 20, A के लिए 1, B के लिए 2, L के लिए 1 2 12 और E के लिए 5। तो हमारी कोडिंग क्या हो जाएगी, 2012125। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कौन से अल्फ़ाबेट की क्या वैल्यू है। आपको इनका रिवर्स ऑर्डर याद होना चाहिए कि रिवर्स ऑर्डर में कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है कि जी हमारा कौन से प्लेस पर आता है, ए किस पर आता है, TER ये कौन सी प्लेस पर आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद कीजिए, वैल्यू याद कीजिए कि कौन से अल्फ़ाबेट के लिए क्या नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनका अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन से अल्फ़ाबेट के लिए हम क्या नंबर यूज़ करते हैं। रिवर्स ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर भी याद होना चाहिए, और साथ के साथ आपको हर अल्फ़ाबेट का अपोजिट भी पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट का कौन सा अल्फ़ाबेट अपोजिट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हमारा आंसर आया था 2012125। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 42, GOMT इज रिटन एज 57, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर टॉन। तो टॉन के लिए हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोडिंग की गई है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। PAIN पेन के लिए यूज़ किया है 42, GOMT के लिए यूज़ किया गया है 57। हमें फाइंड आउट करना है TORN के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। P इज़ फॉर 16, A इज़ फॉर 1, I इज़ फॉर 9, N के लिए है 14। क्या मैं देखिए, तो इससे तो ये नहीं बन रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर अल्फ़ाबेट्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेता है तो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, हम चेक करेंगे क्या इन सभी अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यू है, क्या उनको प्लस करने से मेरा आता है आंसर या नहीं आता है। या तो हम उनको प्लस करेंगे या कुछ को प्लस करेंगे, कुछ को माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम इनको देखते हैं क्या प्लस करने से मेरा आंसर आता है। तो देखिए 16, 1, 9, 14, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40, ठीक है। 16, 1, 9, 14 को आप ऐड करोगे 40 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 42 चाहिए। तो इसके अंदर प्लस क्या यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर वो एक ही कोड अप्लाई करे, वो एक से ज़्यादा मेथड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे पहले उन्होंने इन सब को ऐड किया है, इन सब की वैल्यूज़ को, और लास्ट में हमारे पास देखिए कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या मैं इन 4 अल्फ़ाबेट्स को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 2, 40 प्लस 2, मेरे पास क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए ये इस पर तो अप्लाई हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये GOMT पर भी वर्क करता है। उसके लिए हम देखते हैं, उसके लिए हम ट्राई करके देखते हैं क्या अगर ये मेरा इस पर भी वर्क करता है तो इट मीन्स कि हमारे कोडिंग पर उसने इसी पैटर्न को, इसी को फॉलो किया है। तो G इज़ फॉर 7, O इज़ फॉर 15, M के लिए 13 एंड T के लिए 20। तो जब आप इनको ऐड करोगे ये हमारा हो जाएगा 55। कितना कम है 2 लेस है। अल्फ़ाबेट्स कितने गिवन है 4/2 करेंगे, कितना आ गया 2। 55 प्लस 2 करने से क्या 57 आ रहा है, हाँ जी 57 हमें मिल गया है। तो यानी कि जो हमने कोडिंग हमने डिकोड की है वो हमारी बिल्कुल सही है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो उसने हमसे पूछा है कि हमें किसका बताना है, हमें TORN के लिए बताना है। हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, इसके जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स को 2 से डिवाइड करके उसको प्लस कर देंगे। तो T के लिए 20, O के लिए 15, R के लिए 18, N इसके लिए 14। तो ये हमारा हो जाएगा 17, 2, 3, 4, 5, 67, और 67 प्लस 4/2 2, यानी कि क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या करना है कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन वैल्यू है उन सबको हम ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर देंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें है। तो ऑप्शन नंबर C 69 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रोबिन इज़ स्मार्ट इज़ रिटन एज 764, people are intelligent is written as 821, smart are good is written as 698। तो what can be the code for is के लिए हमें कोड बताना है।
कि इसके लिए हमारा क्या कोड हो सकता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि रोबिन इज स्मार्ट, उसके लिए कोडिंग की गई है 764। देन पीपल आर इंटेलिजेंट इज रिटन एज 821। स्मार्ट आर गुड, इसके लिए कोडिंग की गई है 698। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, देखिए हमें यहाँ पर 3 वर्ड्स गिवन है, रोबिन इज़ स्मार्ट, और 3 नंबर्स हमको गिवन है, यानी कि एक वर्ड के लिए एक नंबर को यूज़ किया गया। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ यूज़ करने से ही हमें पता लगेगा कि किस वर्ड के लिए क्या नंबरिंग यूज़ की गई है। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, इज़। तो देखिए हमारा इज़ कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, यानी कि 7, 6 और 4 में से ही हमारा कुछ आंसर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। क्या मेरी फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या कोई ऐसा वर्ड है जो बाकी के 2 सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा है? अगर वो रिपीट हो रहा है तो हमें वहाँ से उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे देखिए जो हमारा स्मार्ट है वो हमारा 2 ऑप्शंस के 2 स्टेटमेंट्स में यूज़ हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम इन दोनों को देखते हैं, क्या इनके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो सेम है? हाँ जी, हमारे पास 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो स्मार्ट के लिए क्या हो गया, 6 इज़ द कोड फॉर स्मार्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज़ रोबिन इज़ बचता है। क्या ये दोनों मेरे इसके अंदर हैं? अगर मेरे इसके अंदर नहीं है तो हम फिर किसकी हेल्प लेंगे, बाय ऑप्शन। क्योंकि देखिए जब उसने हमें सिर्फ स्मार्ट के लिए कोडिंग प्रोवाइड की है, हमें नहीं पता रोबिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑप्शन के अंदर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन प्रोवाइडेड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नहीं गिवन है कि हम किसके लिए क्या यूज़ करेंगे। अगर किसी स्टेटमेंट में हमारे रोबिन या इज़ रिपीटेड होता तो हम वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि उसका क्या आंसर होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिया गया है। तो अब हम इसके अंदर बाय ऑप्शन चलेंगे, क्योंकि स्मार्ट तो हमें पता है कि स्मार्ट तो हमारा क्या है, हमारा स्मार्ट के लिए है 6 नंबर। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 7 और 4। तो इन दोनों में से जो भी हमारा ऑप्शन होगा तो वही हमारा होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं प्रोवाइडेड है कि एक नहीं, अगर ऑप्शन के अंदर भी हमें दोनों नंबर्स प्रोवाइडेड हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर वो ऑप्शन में हमें प्रोवाइड करेगा ईदर 7 और 4, कि या तो 7 होगा इसके लिए या 4 होगा। वो हमें दोनों के दोनों प्रोवाइड नहीं करेगा, वो उन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रोवाइड करेंगे। या तो हमें इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में अवेलेबल होगा या फिर हमारे पास ऑप्शन होगा ईदर 7 और 4। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या ऑप्शन गिवन है। देखिए हमारे पास बचते थे 7 और 4, 7 और 4 बचते थे। मेरे पास ऑप्शन में क्या दोनों हैं? नहीं, मेरे पास सिर्फ 4 गिवन है। तो हमारा इसके लिए क्या कोड हो जाएगा, 4 हमारा कोड हो जाएगा इसके लिए। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछ ले जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी इसको स्टेटमेंट को मिस कर दिया ना तो आपका वहीं पर वो गलत आंसर हो जाएगा। इनको बहुत केयरफुली रीड करना होता है। अगर आप ध्यान से एक बार रीड करोगे ना तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी निकल जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर फाइंड आउट करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहता है कि इफ़ c इक्वल्स टू 3 कैन इक्वल्स टू 18 देन फाइंड आउट कंप्यूटर। देखिए c हमारी
अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारा सी कौन से प्लेस पर आता है, थर्ड, यानी कि उसने उसकी वैल्यू को यूज़ किया है उसके लिए, ठीक है। अब यानी कि हमें जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है हमें उनकी पोजीशन वैल्यू डालनी है। तो क्या हम देखिए 10 हमारा कैसे निकलता है, सी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं 3, ए के लिए हम 1, एन के लिए 14, तो 3 + 1 + 14 क्या हमारा ये मुझे 18 दे रहा है, हाँ जी ये मुझे 18 दे रहा है। तो यानी कि जो हमने सोचा है वही कोडिंग इस पर अप्लाई की गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूटर के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनके उनकी वैल्यूज़ को, उनकी पोजीशन वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सी के लिए क्या होता है 3, ओ के लिए 15, एम के लिए 13, पी के लिए 16, यू के लिए 21, टी के लिए 20, ई के लिए 5, आर के लिए 18। तो चलिए इनको ऐड करके देखते हैं। 15 + 3 28 + 3 31 + 16 47, 47 + 21 20 41, and 18 + 5 23. Then this will become 7 + 3 10 + 1 11, 4 4 8 9 10 11। तो 1 1 11 हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन होती हैं उनको आपस में ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 111। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इफ़ E = 5, H = 8 देन हेड। देखिए इसको देख के ही समझ आ रहा है, इसको देखते ही समझ आ रहा है कि वो उसने क्या किया है। देखिए E5 हमारा अल्फ़ाबेट्स में E कौन सी पोजीशन पर आता है, 5th पोजीशन पर। H हमारा आता है 8th पोजीशन पर। तो हेड के लिए 8 + 1 + 20, तो ये क्या हो जाएगा 29। देन पेपर के लिए हम क्या पेपर के लिए भी हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स, इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। P के लिए 16, A के लिए 1, P के लिए 16, E के लिए 5 एंड R के लिए 18। तो 32 + 1 33 + 5 38 + 18 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर भी वही है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स कौन सी पोजीशन पर आते हैं उन सबको आपस में ऐड करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है, देखिए इफ़ एनिमल्स इज़ कॉल्ड रेड, कि यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको उसने क्या यूज़ किया है, एनिमल्स के लिए उसने एनिमल यूज़ ना करके उनके लिए क्या कोड यूज़ किया है, रेड। क्या यूज़ किया है, रेड। देन रेड इज़ कॉल्ड वाटर, यानी कि रेड के लिए उसने क्या यूज़ किया है, वाटर। वाटर इज़ कॉल्ड स्काई, वाटर के लिए स्काई। स्काई इज़ कॉल्ड क्लाउड, स्काई के लिए क्लाउड। क्लाउड इज़ कॉल्ड हवा, हवा। क्लाउड के लिए क्या यूज़ किया है, हवा। एंड हवा इज़ कॉल्ड फिश, कि हवा जो है वो हमारी फ़िश कहलाती है। सो वेयर डज़ द फिश लिव, तो यानी कि मछली कहाँ पर रहती है, हमें ये बताना है। देखिए हम सबको पता है कि जो हमारी फ़िश है वो वाटर के अंदर रहती है। तो हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि उसने वाटर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है। हमने वाटर के लिए क्या गिवन है, हमें वाटर को उन्होंने स्काई के अंदर कोड किया है। किसके अंदर कोड किया है, स्काई के अंदर कोड किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्काई। देखिए वाटर हम आंसर नहीं लगाएंगे कि फ़िश वाटर में रहती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने वाटर के लिए क्या कोड यूज़ किया है, स्काई। वाटर के लिए क्या कोड यूज़ किया है, स्काई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्काई। कि फ़िश कहाँ पर रहती है, फ़िश रहती तो वाटर में है, लेकिन वाटर का कोड क्या है इस क्वेश्चन के लिए, स्काई।
तो हमारा आंसर हो जाएगा स्काई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको बड़े ध्यान से रीड करने की ज़रूरत है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसको कैसे यूज़ हमें करना है। ओके, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, येलो इज कॉल्ड ब्लू, कि येलो को उसने क्या कोड किया है, ब्लू। ब्लू के लिए क्या कोड यूज़ किया है, वाइट। वाइट के लिए कोडिंग इज ग्रीन। ग्रीन के लिए क्या है कोडिंग, ब्राउन। एंड ब्राउन इज कॉल्ड रेड। देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिल्क। हमसे कलर पूछा गया है कि मिल्क का कलर क्या होता है। ठीक है, देखिए हम सबको पता है कि जो हमारा मिल्क है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, कलर ऑफ मिल्क इज़ वाइट। तो देखिए हम देखते हैं, हम यहाँ पर वाइट नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारे कलर्स हैं उनको एक कोडिंग प्रोवाइड की गई है। हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो वाइट हमें गिवन है उसके लिए क्या कोडिंग प्रोवाइड की गई। वाइट के लिए क्या कोडिंग प्रोवाइड की गई है, ग्रीन। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग की गई है सिंपल। जनरली मिल्क का कलर क्या होता है, मिल्क का कलर जनरली क्या होता है, वाइट होता है। लेकिन यहाँ पर उस वाइट के लिए क्या कोडिंग यूज़ की गई है, ग्रीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे मैं आपके लिए सॉल्व कर सकती हूँ। ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सर्टेन कोड स्कूल इज रिटन एज TEKSTR. School is written as TEKSTR. Then how will summer be written in that code language? हमारे स्कूल के लिए उन्होंने क्या बोला है कि स्कूल को कैसे कोड किया गया है, स्कूल TEKSTR. And then we have to tell the coding for summer. ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या हो सकता है। चलिए इसको भी हम ब्लैंक स्क्रीन पे समझ लेते हैं कि ऐसे क्या होगा। देखिए, SCHOOLTEKSTR। हमें ये बताना है कि समर, SUMMER के लिए क्या कोडिंग यूज़ होगी। देखिए, S इज़ फॉर 19, C के लिए 3, H के लिए 8, O के लिए 15 एंड L के लिए 12, T इज़ फॉर 20, E 5, K 11, S 19, T 20, R 18। तो आपको इसको देखने से क्या लगता है कि इसके अंदर क्या कोडिंग अप्लाई की गई है। देखिए, जब मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो S है उसके अंदर क्या हुआ, +1 होने से 19 में +1 हुआ तो वो 20 बन गया। 3 के अंदर मैं अगर 2 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 5। ऐसे ही 8 के अंदर +3 करने से मुझे 11 मिलता है। O के अंदर +4 करने से मुझे 19 मिलता है। फिर इस O के अंदर मुझे 5 ऐड करने से 20 मिलता है और L के अंदर +6 करने से मुझे 18 मिलता है। यानी कि जैसे जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही उनके अंदर एक एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होता जा रहा है। हमने इंक्रीमेंट स्टार्ट किया 1 से, फिर 2 किया, फर्स्ट प्लेस पे 1 का इंक्रीमेंट, सेकंड पे 2 का इंक्रीमेंट, थर्ड प्लेस पे 3 का इंक्रीमेंट, फोर्थ प्लेस पर 4 का इंक्रीमेंट, फिफ्थ प्लेस पे 5 का इंक्रीमेंट एंड सिक्स्थ प्लेस पर 6 का इंक्रीमेंट। तो यानी कि यही पैटर्न हम कहाँ पर अप्लाई कर देंगे, समर के साथ अप्लाई करेंगे। तो S के लिए कोड होता है हमारा
18. U is for 21, 13, 13, 5 and 18. तो S plus 1 क्या हो जाएगा? 19. सॉरी, S का हमारा क्या होता है? S के लिए हमारा होता है 19. तो 19 plus 1 क्या हो जाएगा? 20. क्या बन जाएगा? T. U में +2 करेंगे. 21 + 2 23. 13 में 3 ऐड करेंगे. P. 13 + 4 Q. 5 + 5 J. 18 + 6 24 यानी कि X. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? TWP QTX. J है ये, सॉरी, QJX. TWP QJX. सिर्फ क्या करना है कि हमें उनके अंदर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम स्टेप्स, वैसे ही उतने का ही इंक्रीमेंट इसके अंदर करते चले जाएंगे. हमारा आंसर हो जाएगा टी. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा. TWP OJX. TWP OJX ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ रूबा इज कोडेड एज 7965, RUBE 7965, then health 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 805218 और हमें बताना है BHARATH. इसके लिए हमें कोडिंग बतानी है. क्या? तो देखिए इसके अंदर क्या गिवन है. हम पहले इनको बड़े ध्यान से देखते हैं. इनकी पोजीशन वैल्यूज़ को देखें तो वो इनसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलती है. क्या मेरी इस वर्ड और इस वर्ड में कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो रिपीटेड है? यस, ए मेरे पास इसमें रिपीटेड है. क्या मेरे ए के लिए सेम कोडिंग गिवन है? यस, मेरे दोनों वर्ड्स के अंदर ए के लिए मुझे क्या कोडिंग गिवन है? 5 मुझे दी गई है. यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको फ़िक्स वैल्यू इसने प्रोवाइड की है. सिर्फ हम यहाँ से अपने अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे और यहाँ से उनकी वैल्यूज़ उठाएंगे और यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. बी के लिए 6, एच के लिए 8, ए के लिए 5, आर के लिए 7, ए के लिए 5, टी के लिए 1 एंड एच के लिए 8. तो 6857518 6857518 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द. सिर्फ कुछ नहीं करना है कि उसने सिर्फ वर्ड्स को एक नंबरिंग प्रोवाइड की है. दो हमारे कॉमन थे, जिस दोनों में हमारा एक वर्ड कॉमन था, अल्फ़ाबेट कॉमन था, उसकी वैल्यू सेम है. तो बस उन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ को पिक करेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इफ़ लेटर इज़ कोडेड एज 7238859 and mother is coded as 468159, then mammoth is coded as. ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. इसके अंदर हमें देखिए आर इसके अंदर भी है, आर इसके अंदर भी है. यहाँ पर आर 9 है, यहाँ पर भी आर हमारा 9 है. टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है. टी के लिए 8 है, यहाँ पर भी 8 है. तो यानी कि इसने क्या किया है? हर अल्फ़ाबेट को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी है. बस हमें उसको वहाँ से उठाना है और अपना आंसर उसको बता देना. देखिए एम इधर यूज़ किया हुआ है, तो एम के लिए क्या कोडिंग है? 4. ए थर्ड प्लेस पर 3. एम के लिए क्या था? 4. ओ हमारा यहाँ पर है. ओ के लिए क्या है? 6 हमारा ओ के लिए है. फिर हमारा क्या आता है? टी.
टी के लिए हमारे पास है 8 एंड एच के लिए क्या है 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 4 4 6 8 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ उठानी है और उनको यहाँ पर नोट डाउन राइट कर देना है, वही हमारी कोडिंग हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इफ़ फ्रूट इज़ कोडेड एज 58, फ्रूट इज़ कोडेड एज 58281, देन ग्रेप्स के लिए क्या कोड होगा? देखिए FRUIT 58281। तो इसको देख के मुझे क्या कुछ समझ आता है कि उसने हमारे को क्या कोड गिवन है। देखिए F के लिए होता है 6, R के लिए होता है 18, U के लिए 21, I के लिए 9, T के लिए 20। लेकिन मेरा तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हमें 2 वर्ड्स गिवन होते तो हम वहाँ से देख लेते कि अगर कोई सिमिलर अल्फ़ाबेट हमारा है तो वो यानी कि डायरेक्ट कोडिंग की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई किया है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, क्या मैं 6 में से 1 माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 मुझे मिल जाएगा। यानी कि जो उस अल्फ़ाबेट की नंबरिंग है, अगर मैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा? 5। देखिए आगे इसको ट्राई करके देखते हैं। आर क्या होता है? 18। तो क्या इनको हम ऐड कर दें? 1 + 8 क्या हो जाएगा? 9, और 9 - 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर आर के इन डिजिट्स का सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 5 अल्फ़ाबेट्स गिवन है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग 5 नंबर्स ही गिवन है। अगर उससे मैक्सिमम होते तो हम उसको डबल उसमें काउंट करते, ठीक है। अगर वो नहीं गिवन है तो यानी कि हमें इनका भी सम करके चेक करना पड़ेगा क्या मेरा आंसर आता है या नहीं। देखिए फिर यू के लिए होता है 21, तो 2 + 1 3 - 1 क्या मुझे 2 दे रहा है? हाँ जी मुझे दे रहा है। आई के लिए 9 - 1 8। टी यानी कि 2 + 0 क्या हुआ? 2 - 1 क्या हो गया? 1। तो मुझे 5 8 2 8 1 मिल गया। यानी कि जो मेरा लॉजिक है वो बिल्कुल सही है। या हमें क्या करना होगा, जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी वैल्यू में से 1 माइनस करना होगा, और अगर हमारी वैल्यू 10+ आती है तो उनके डिजिट्स को भी हमें आपस में जोड़ के फिर उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम ग्रेप्स के लिए देख लेते हैं। देखिए ग्रेप्स के लिए क्या होगा? ग्रेप्स में जी के लिए क्या होता है? 7। तो 1 सब्ट्रैक्ट किया क्या हो गया? 6। आर क्या होता है? 1 + 8 18। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया क्या बच गया हमारे पास? 8। ए के लिए 1 - 1 क्या बच गया? 0। पी 1 + 6 - 1 यानी कि क्या बच गया? 6। ई के लिए 5 - 1 क्या हो गया? 4। एस के लिए क्या हो गया? 1 + 9 - 1। तो एस के लिए हमारा हो गया 9। तो अब मैच कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है? 680649। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बस हमें क्या करना है, जो हमारे को वर्ड्स की अल्फ़ाबेट्स गिवन है उनकी जो वैल्यू हमारी होती है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हमारा जे से स्टार्ट होंगे, जहाँ पर हमारे 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे 10 एंड 1s, तो वहाँ पर हम उनको आपस में जोड़कर फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर्स भी 5 प्रोवाइडेड हैं। अगर मोर देन 5 होते तो हम इनको डायरेक्ट 18 - 1 कर देते, लेकिन मुझे वर्ड्स नंबर्स कम प्रोवाइडेड हैं, यानी कि हर अल्फ़ाबेट के लिए एक ही नंबर यूज़ किया गया है। तो उसके लिए हम इनको इसके वैल्यू को आपस में जोड़ के उसको फिर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज IT इज रिटन एज 58, SAT इज रिटन एज 48, व्हाट इज द कोड फॉर फिश इन दैट लैंग्वेज। देखिए आई के लिए 9, T के लिए 20, लेकिन दिया क्या है 58। SAD 19 1 4, लेकिन दिया क्या है 48। हमें बताना क्या है FISH, फिश का हमें बताना है। फिश के लिए 6 9 19 एंड 8। देखिए इनको देखने से आपको क्या लगता है कि क्या लॉजिक हो सकता है कि जो इस पर अप्लाई किया गया है। देखिए अगर मैं इनको आपस में ऐड कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मुझे 58 मिलेगा। 20 + 9 किया 29, इंटू 2 किया क्या हो गया 58। अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। 19 + 1 + 4 इंटू 2, 19 + 1 20 + 4 24 इंटू 2 क्या होता है 48। ये यहाँ पर भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई मुझे कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 + 6 15 + 8 23 + 19 42 इंटू 2 क्या हो जाएगा 84, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है, उनकी जो वैल्यू होती है हमारे अल्फ़ाबेट्स की, उनको आपस में ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोनफुल इज रिटन एज, मोनफुल इज रिटन एज मोर LUFN MOURNFUL। तो इसको क्या लिखा गया है LUFN। हमें किसका बताना है, हमें बताना है क्यूरेटिव CURATIVE। देखिए इसको देखने से क्या लगता है हमें, मेरे जो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स है क्या वो एज इट इज़ लिखे गए हैं, उनको उन्होंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। फिर चेंज कहाँ पर हुआ है, इसके हाफ पार्ट के अंदर उसने चेंज किया है। तो ऐसे ही यानी कि मेरा CURA हमारा सेम रहेगा और लास्ट के हाफ पार्ट में हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए आपको इसको देख के क्या लगता है, क्या उसने उनको शिफ्टिंग की है कि ये मेरा लास्ट में चला गया, ये मेरा लास्ट सेकंड हो गया, ये मेरा इधर आ गया और ये मेरा इधर आ गया, यानी कि उसने पीछे वाले 4 अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो क्या EVIT ऐसा लिखने से मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये मेरा आंसर आ जाएगा और ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करना है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हमारा सेम रहेगा और सेकंड हमारे पार्ट को उसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। NFUL को LUFN, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ऐसे ही हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पायलट के लिए कोडिंग दी हुई है 63, राइस के लिए 70 थी, तो हमें रूल के लिए फाइंड आउट करनी है। पायलट के लिए देखिए, अगर हम इसके अल्फ़ाबेट को 16 + 9 + 12 + 15 + 20, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं ना तो हमारा 63 नहीं बनता है। ये हमारा क्या बनेगा 16 + 9 25 + 15 40 40 + 20 60 + 12
72 जो कि इससे ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा अप्लाई नहीं होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा पायलट वर्ड गिवन है इसके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हम उनका पेयर अल्फ़ाबेट या उनका ऑपोजिट अल्फ़ाबेट लिखकर उनको ऐड करके ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए LOT, तो P का ऑपोजिट हमारा क्या होता है K, I का ऑपोजिट हमारा होता है R, L का ऑपोजिट O का ऑपोजिट L एंड T का ऑपोजिट 7। इसकी वैल्यू 18, 11, 18, 15, 12, 7। क्या इनको ऐड करने से मेरा बनता है 63? तो चलिए देखते हैं। 29 + 15 44 + 12 56 + 7 63, यानी कि जो मैंने कोडिंग अप्लाई की वो बिल्कुल सही है मेरी, कि जो मुझे अल्फ़ाबेट्स गिवन है इनके ऑपोजिट पेयर को लिखकर उन सबको हमें सम करना है। चलिए देखते हैं, राइस पर ट्राई करते हैं। राइस, आर का ऑपोजिट आई का ऑपोजिट आर, सी का ऑपोजिट एक्स एंड ई का ऑपोजिट वाई। आई के लिए 9, आर के लिए 18, एक्स के लिए 24, वी के लिए 22। तो हमारा क्या हो जाएगा 27 + 24 51 + 22 73, यानी कि ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल के लिए क्या होगा। RULE, तो आर का ऑपोजिट हमारा क्या होता है आई, यू का ऑपोजिट एफ, एल का ऑपोजिट ओ एंड ई का ऑपोजिट वी। आई के लिए 9 + 6 + 15 + 22, 15 + 15 30 + 22 52, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि किस अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, अगर आपको ये नहीं पता है कि किस अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमारी वीडियो नंबर 2 है अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने इनको लर्न करने के लिए बहुत इजी और बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और वहाँ से याद कर सकते हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, उनकी क्या वैल्यू होती है, वहाँ से आप वो सब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके लिए एक और इसका हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, ताकि आपको हेल्प मिले, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ही आपकी क्वेश्चंस इजीली जल्दी होते जाएंगे। हमें रीजनिंग और मैथ्स के लिए जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो और आपके क्वेश्चंस आप एक्यूरेटली कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमें पता लगेगा कि क्या कैसे होता है। अगर सिर्फ समझने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करोगे, तो आपको वो समझ नहीं आएगा। वो आप 1-2 दिन याद रहेगा, फिर उसको भूल जाओगे। तो जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर रखिएगा, रेगुलरली अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। जितना आज हुआ है उसको आज कीजिए, फिर पूरा वीक में जो हुआ है उसको वीकली रिवाइज़ कीजिए, संडे के दिन पूरा रिवाइज़ कीजिए। तो ऐसे ही करते रहिए और बाकी की हमारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इससे पहले जो चैप्टर्स कराए हैं, जो सिलेबस डिस्कस किया गया है, सिलेबस वाली वीडियोस,
और जितनी भी पहले इससे पहले वीडियोस आई हैं, इससे पहले हमारे 3 वीडियोस आ चुकी हैं, तो उन तीनों को देखेगा। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनको देखेगा, फिर इसको देखेगा, अपना कंटिन्यू कीजिएगा सिलेबस को। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हद